नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म के नो दिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शंकर, जिनसे रसिया यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचेगा। विष्णु जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अभी 90 मिनट की बातचीत के बारे में बात की गई कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और रसिया के प्रेसिडेंट हैं, दोनों के बीच 90 मिनट की बातचीत हुई और उसमें यह कहा गया, पुतिन के हवाले से यह कहा गया कि रसिया तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने टारगेट को अचीव ना कर ले। आखिरकार उसके टारगेट्स क्या हैं? क्योंकि जब पहले पुतिन ने यह अनाउंस किया कि वहां की सेना सत्ता परिवर्तन करे और वो खुद काबिज हो, लेकिन पूरे यूक्रेनियन जो वहां के निवासी हैं, वो वहां की सेना है, वो पूरे तरीके से प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पीछे खड़ी है। तो अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, फ्रांस एक बड़ी रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है अभी तक। जो तनाव यूरोप में इस समय बढ़ा हुआ है रूस और उसके पड़ोसी देशों में, विशेषकर यूक्रेन के साथ और व्यापक स्तर पर अमेरिका के साथ, उसमें फ्रांस ने लगातार पुतिन के साथ अपना संवाद जारी रखा है। क्योंकि रूस और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो अगर आप इसकी तुलना करें अमेरिका के साथ या नेटो के देशों के साथ, तो वो बेहतर हैं। इसलिए पुतिन उनकी बात मानते हैं, सुनते हैं, माने ना माने सुनते जरूर हैं। और फ्रांस की लगातार ये कोशिश रही है और इमैनुअल मैक्रों ये कह चुके हैं कि वो लगातार कोशिश करते रहेंगे कि इस क्षेत्र में तनाव घटे और युद्ध फौरन बंद हो। जहां तक सवाल है पुतिन चाहते क्या है, उनका जो टारगेट है वो क्या है, तो थोड़े से शब्दों में पुतिन का टारगेट ये है कि यूक्रेन किसी भी सूरत में नेटो जो एक सैनिक संधि है उसका हिस्सा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसके साथ साथ पुतिन ये भी चाहते हैं कि आपको याद होगा 2014 में रूस ने जो क्राइमिया प्रायद्वीप है, जो कि काले सागर में खुलता है, उस पर कब्जा कर लिया था। पुतिन चाहते हैं उसको एक रूसी जमीन के रूप में मान्यता मिल जाए। उसी तरीके से यूक्रेन के पूर्व में 2 गणराज्य हैं जो रूसी भाषी हैं, रूसी मूल के लोग वहां रहते हैं, लोहांस्क और डोनेत्स्क। उस पर उनको पुतिन ने रूस की संसद की मान्यता के बाद मान्यता दे दी है स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में। पुतिन ये भी चाहते हैं कि उनको भी अलग स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया जाए। रूस इस बात से बहुत चिंतित है कि जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद 15 गणराज्य थे यूएसएसआर के, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो स्वतंत्र हो गए। इसमें मध्य एशियाई गणराज्य थे और रूस के दक्षिण में देश थे जो स्वतंत्र हो गए। यूक्रेन भी उनमें से एक था। तो धीरे धीरे पहले भूतपूर्व यूएसएसआर और उसके बाद रूस का जो इन गणराज्यों देशों में जो प्रभाव था वो लगातार कम होता रहा है और वो कम होता जा रहा है। तो पुतिन की ये चिंता है कि इस तरीके से रूस का जो प्रभाव सिकुड़ता जाएगा, ये उनको स्वीकार्य नहीं है। वो रूस को फिर से यूरोप में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और इसी की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि जब से सैनिक ऑपरेशन आरंभ हुआ है, रूस बड़ा देश है, वो एक परमाणु शक्ति है। तो एक बार जब संघर्ष शुरू होगा, जब तक उनकी जो लक्ष्य है उनको वो हासिल नहीं कर लेंगे और अगर पीछे हट जाएंगे तो उनकी नाक कट जाएगी। इसलिए वो चाह के भी नहीं कर सकते कि अब सैनिक ऑपरेशंस को बंद किया जाए जब तक कि जो उनके घोषित लक्ष्य हैं वो पूरे ना हो जाएं। देखिए विष्णु जी, ये बात तो सही है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बार बार ये बात आ रही थी कि रसिया की तरफ से 3 बार एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी गई और आज अचानक फिर से रशियन फॉरेन मिनिस्टर ये कहने लगे कि ये रूसी दिमाग की उपज नहीं है, ये पश्चिम देशों की उपज है, तो समझा ये जाने लगा कि रसिया किसी तरीके से टोन डाउन करना चाहता है। और दूसरी तरफ मैं ले जाऊंगा कि जो बेलारूस और पोलैंड का बॉर्डर है, जहां दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, वहां पर यूक्रेन नहीं पहुंचा, जबकि रसिया कहता रहा कि यूक्रेन बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत करने को वो तैयार है, शांति वार्ता करने को तैयार है, पर तीसरी तरफ हम ये देखें कि जो सैन्य हमले हैं लगातार उसके जारी हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि यूक्रेन, जो कि
पहले दौर की बातचीत में शामिल था, लेकिन आज वो ज्यादा ऑफेंसिव दिखाई पड़ रहा है। उसके आर्मी चीफ यहां तक कह रहे हैं कि रसिया के अंदर घुस करके मारेंगे। तो इसके मायने क्या है कि ये ताकत अचानक यूक्रेन के पास कहां से आ गया ये, या फिर वॉर में ये साइकोलॉजिकली उनको इस तरीके से बताना चाहते हैं कि यूक्रेन अभी भी ताकतवर है और वो लड़ाई लड़ेगा और लंबा खींचेगा। देखिए, जहां तक परमाणु बमों का या मिसाइलों के इस्तेमाल का सवाल है, वो अभी यही मानना चाहिए कि वो एक धमकी भर है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो ये फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। फिर वो जिस बात का डर है, जो कि लोग कभी कभी मजाक में भी कहते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा अगर परमाणु आयुध इस्तेमाल हुए, तो वो हो जाएगा। तो उसकी आशंका बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि रूस पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि वो इस बारे में, परमाणु आयुध के बारे में सोच भी न सके। और पुतिन ने हालांकि अपने परमाणु फोर्स को सक्रिय कर दिया, लेकिन जो उसमें सक्रियता का और जो तैयारी का अंतिम चरण होता है, वहां तक वो नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने सिर्फ उनको अलर्ट किया है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो बातचीत होनी थी, पहली बात की बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर हुई थी, जो कि नाकाम रही थी, क्योंकि यूक्रेन ने कहा कि आप हमारे देश से निकल जाइए, दोनों गणराज्य जो जिनको आपने स्वतंत्र घोषित किया है उस मान्यता को वापस लीजिए, वगैरह वगैरह, जो कि रूस को मान्य नहीं था। दूसरी जो बातचीत थी वो आज होने वाली थी यूक्रेन और पोलैंड के सीमा पर, उसमें यूक्रेन पहुंचा नहीं। उसकी वजह यह है कि जिस तेजी से लोग ये मान रहे थे कि रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी, वैसा हो नहीं पाया है। इसकी बहुत सारी वजहें हैं, और उनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के लोग और वहां के नागरिक भी बिल्कुल बहादुरी से सीना तान के रूसी फौज का मुकाबला कर रहे हैं। इसके चलते जो रूस की प्रगति है वो बड़ी धीमी हो गई है। चाह करके भी भयंकर बमबारी करके खार्किव, जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का, उस पर रूसी सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है। वही हालात कीव में भी है। रूस का एक लक्ष्य ये भी है कि वो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनको सत्ता से हटाया जाए। वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो वहां जमे हुए हैं, देश को छोड़ के भी नहीं गए हैं। तो इसलिए इस समय लड़ाई जितनी भयंकर हो गई, उसमें रूस की जो प्रगति होनी चाहिए, जो वो सोच के आए थे कि हफ्ते भर में हम इस काम को निपटा लेंगे, वो नहीं हो पाया है। इसलिए जब तक, अब आगे देखते हुए रूस जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करेगा, ये हमले और सघन होते जाएंगे। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन आप इस तरफ देखें, जैसे कुछ दिनों तक ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि नाटो या अमेरिका मानवीय राहत पहुंचा रहा है, पर सैन्य मदद करने को तैयार नहीं है। खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कई बार कहा कि उनकी सेना यूक्रेन की धरती पर नहीं उतरेगी। पर अभी आज जो खबरें आ रही हैं कि 10 मार्च से नाटो की फोर्सेस वहां यूरोप में उतरेंगी। उसका नाम वो जरूर दे रहे हैं, जैसे रशियन फोर्सेस के बारे में वहां की सरकार कह रही थी कि ये युद्ध का अभ्यास है, ये एक ड्रिल है और कुछ नहीं है, लेकिन अचानक एक दिन पता चला कि रसिया ने अटैक कर दिया। तो आप ये देखते हैं कि अगर युद्ध 1, 2, 3 दिन में समाप्त नहीं होता है, तो फिर से न्यूक्लियर वॉर के जो खतरे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर नाटो की तरफ से आक्रमण होता है, तो जाहिर तौर पर पुतिन जो पहले कह चुके हैं कई बार कि अगर कोई बीच में हस्तक्षेप किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन अब जीरो सम गेम खेल रहे हैं। उनका ये कहना है कि या तो हमने जो शुरू किया है उसको आप जो लॉजिकल कंक्लूजन है उस तक जाने दें, नहीं तो हम रुकने वाले नहीं हैं। नेटो का यह कहना है कि वो अपने सैनिकों को एक्टिव करेंगे, वो अभी सिर्फ एक चेतावनी भर है। नेटो का ऑप्शन बड़े कम है। वो रूस में, यूक्रेन में सैनिक हस्तक्षेप कर नहीं सकते, क्योंकि जैसा आपने सही कहा, अगर वो सैनिक हस्तक्षेप करते तो लड़ाई का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर किस तरह के आयुध इस्तेमाल होंगे, इसके बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो नेटो का ये कहना कि वो अपने फोर्सेस को वहां तैनात करेगा, वो ये सिर्फ इसका ये मतलब है इस वक्त कि जितने भी देश रूस के पड़ोसी देश हैं, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उनमें वो अपने जो उनके मेंबर देश हैं वहां पर अपनी सेनाओं को तैयार रखेगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ ये दिखाने की कोशिश है यूक्रेन के निवासियों को कि नेटो उनके साथ है और उनके लिए काम कर रहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि सिवाय अच्छी बातों के और सैनिक सहायता छोटी मोटी और धन के पेशकश के अलावा अभी तक जो नेटो देश हैं, जो यूक्रेन के हिमायती हैं और अमेरिका ने ज्यादा कुछ किया नहीं है।
मैं अब विदेश नीति की बात करूंगा, भारत के विदेश नीति के बारे में, क्योंकि अभी तक जो भारत का रुख यूनाइटेड नेशन में देखा गया है और उसमें एक चर्चा बाहर आ रही है, क्योंकि तमाम माध्यमों से ये पता चल पा रहा है कि जो अमेरिका भारत के करीब आ रहा था, वहां के कुछ थिंक टैंक्स ऐसा सोचने लगे हैं कि भारत ये जो रसिया का एग्रेशन है उसमें अपना स्टैंड क्लियर करे, और जिस तरीके से वो तटस्थ रह रहा है उसमें ये माना जाएगा कि रशियन एग्रेशन के साथ भारत खड़ा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो थिंक टैंक है वो ऐसा कह सकते हैं, सोच सकते हैं, ये सही है, लेकिन जहां तक अमेरिकी प्रशासन या बाइडेन प्रशासन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लगातार जो संकेत आ रहे हैं व्हाइट हाउस से वो ये है कि भारत हमारा बहुत ही अभिन्न साझीदार है एशिया पैसिफिक में, और हमारे संबंध लगातार घनिष्ठ होते रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रपति बाइडेन और उनके प्रशासन पे दबाव है कि वो भारत को इस बात के लिए तैयार करें कि कम से कम राष्ट्र संघ में वो ये करता दिखाई दे कि वो रूस के साथ खड़ा नहीं है। भारत की चुनौती ये है कि जहां अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा मित्र देश है, रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, और मुश्किल की घड़ी में बहुत बार यूएसएसआर ने और एक बार रूस ने भी हमारी सहायता की है राष्ट्र संघ में। तो अभी जो भारत कर रहा है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्ती आपसी रिश्तों की नहीं होती, वो दोस्ती राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है, और मैं ये मानता हूं कि अभी तक जो भारत ने किया है वो उसके राष्ट्रीय हित के अनुकूल है, और इसके अलावा भारत का अभी और कोई ऑप्शन नहीं है अपनाने का। और यही वजह है विष्णु जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज खबरों में भी ये पढ़ा गया है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर पर शशि थरूर, भारत की इस नीति की उन्होंने बहुत तारीफ की है कि भारत जिस नीतियों पर चल रहा है, जो उसकी विदेश नीति है, वो काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ऑपरेशन गंगा जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, हम कई बार विजुअल्स में देखते हैं कि किस तरह से भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, और वहां की सरकारों से, खास तौर पर जो यूक्रेन के सैनिक हैं, उनके द्वारा कुछ अत्याचार की भी घटनाएं सामने आई हैं जो चिंताजनक है। ऐसे में तमाम भारतीयों को वहां से निकालना आपको कैसा दिखाई पड़ता है? ये क्या ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा अगर यूक्रेन की सेना ही विरोध में खड़ी होगी, ट्रेन पे चढ़ने नहीं देगी, तो भारतीय कीव, खार्किव, ओडेसा, ये तमाम शहर जहां पर लगातार हमले जारी हैं, तो बॉर्डर्स तक वो कैसे पहुंच पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय नागरिकों को, विशेषकर विद्यार्थियों को वहां से निकलने में वाकई मुश्किल हो रही है, ये बात सच है। यूक्रेन के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बात की नाराजगी कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में और वैसे भी कूटनीतिक स्तर पर यूक्रेन का समर्थन नहीं किया है, तो इसके चलते हिंसाई घटनाएं वगैरह भी हुई हैं, उनको बॉर्डर तक पहुंचने पर रोका गया है। लेकिन भारतीय विदेश विभाग लगातार लगा हुआ है। ये सच है कि भारत को ये उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतनी जल्दी छिड़ जाएगा, इसके चलते शायद हमारे जितने नागरिक वहां पर हैं उनको खबरदार करने में या बॉर्डर के पास पहुंचने में, सूचना देने में विलंब हो गया। लेकिन अब भरसक कोशिश की जा रही है लगातार एयर इंडिया की तरफ से और भारतीय वायुसेना की तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी तादाद में लोगों को निकाला जा सकता है वो किया जा रहा है। रोज 20, 25, 30 फ्लाइट्स ले जाने की बात हो रही है, और लगातार आप देख रहे हैं खबरों में आ रहा है कि वहां से भारतीय नागरिकों को लेकर के जहाज लौट रहे हैं। इसमें भी थोड़ा समय लगेगा, 1-2 हफ्ते और लगेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी भारतीय सकुशल वहां से लौट आएंगे। एक भारतीय की मौत हो गई थी जब उन पर गोली चल गई थी रूस की एक सैनिक की तरफ से, एक अपने नेचुरल डेथ थी उनकी बीमारी के चलते। उसके अलावा अभी तक जान की क्षति नहीं हुई, ये बड़ा संतोष का विषय है जाहिर तौर पर। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 6200 लोग वापस बुला लिए गए हैं और वो सुरक्षित भारत लौट आए हैं, और भारत सरकार का जो प्रयास है वो निश्चित तौर पर सफल होगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। बस एक छोटा सा जवाब जानना चाहूंगा कि इतने दिनों का ऑपरेशन है, आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई खास तौर पर कीव शहर पर कब्जा करने में रूस को और कितना वक्त लगेगा? जिस तरीके से यूक्रेन के सैनिक और नागरिक रूसी सेना का विरोध कर रहे हैं, उसमें कुछ समय और लग सकता है। पहले उम्मीद ये थी कि ये पूरा ऑपरेशन 6-7 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा होता अभी नहीं दिखता, क्योंकि रूस के ऊपर भी कूटनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन तो कम से कम ये और लगेगा। मुश्किल ये है कि जैसे जैसे देर होती है रूस के हमले और सघन होते जाएंगे, इससे यूक्रेन में जान माल की भारी क्षति होने की आशंका है।
तो जाहिर तौर पर और जिस तरीके से लड़ाई चल रही है और यूक्रेन में जान माल की क्षति हो रही है, उसको देख करके पूरी दुनिया में जरूर एक अफरा तफरी का माहौल है। पूरी दुनिया की निगाहें उधर टिकी हुई हैं, लेकिन यूक्रेन और रसिया के बीच के तनाव के बारे में जो भी ताजा अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपको बताएंगे। और पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।